जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देंगी। बावजूद इसके युद्ध लड़ना इंसान की फितरत रही है, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो सारी सीमाएं पार कर जाते हैं। ऐसा ही एक युद्ध हुआ था वियतनाम और अमेरिका के बीच, जिसे वियतनाम वार से जाना जाता है। इस युद्ध में ऐसे ऐसे युद्ध अपराध किए गए जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, कई सारे सोल्जर्स ने युद्ध से बुरी चीज़ भी यहाँ महसूस की थी। उनके कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं जो परलौकिक थे। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही अलिजेडली सच्ची कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। ये अलिजेडली इसलिए है क्योंकि इनकी सत्यता की जांच करना बिल्कुल नामुमकिन है। इन बातों का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन मानने वालों के लिए ये हकीकत है। मेरे दादाजी ने वियतनाम वॉर लड़ी थी। पहले तो मुझे लगता था कि मेरे दादाजी ने कई सारे वियतनामी सोल्जर्स को मारा होगा, लेकिन हकीकत इससे कुछ अलग थी। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि उन्होंने एक भी जान नहीं ली, बल्कि उन्होंने कभी बंदूक भी नहीं चलाई है। दरअसल वो फौज में तो थे, लेकिन उनका काम लड़ाई करना नहीं था। वो फौजियों का राशन लाने ले जाने का काम करते थे और साथ ही एक फौजी डॉक्टर को भी असिस्ट किया करते थे। वियतनाम की जंग में दो ग्रोह थे, एक वो जो अमेरिका के साथ साथ लड़ रहे थे और दूसरे कम्युनिस्ट गोरिल्ला जो छुपकर हमला करते थे। ज़्यादातर मुठभेड़ वियतनाम के जंगलों में हुआ करती थी, जिसकी वजह से कई बार रेस्क्यू में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता और अक्सर ही रेस्क्यू सही टाइम पर नहीं होता था, जिसकी वजह से सोल्जर्स को अपना हाथ पैर गंवाना पड़ता था या फिर कभी कभी तो अपनी जान भी गंवानी पड़ती थी। जिस अस्पताल में मेरे पिताजी काम किया करते थे, वहाँ पर लाशों को भी लाया जाता था। यहाँ पर अमेरिकी फौजियों के अलावा उन फौजियों की भी लाशों को लाया जाता था जो वियतनाम में अमेरिकियों के साथ साथ लड़ रहे थे। यहाँ पर उनकी ऑटोप्सी की जाती थी और फिर उसका लेखा जोखा अमेरिका तक पहुँचाया जाता था। मेरे दादाजी ने कई सारी खौफनाक लाशें देखी थी, इसलिए उनका डर अब ख़त्म सा हो गया था और उन्हें कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा डराती नहीं थी। एक दिन की बात है कि फौजी अस्पताल में एक नया लड़का आया था। उसकी उम्र करीब 18-19 साल रही होगी। अस्पताल के डॉक्टर ने उसकी मज़ा लेने की सोची और उसने कहा कि वो नई आई बॉडी को साफ करके उसको ऑटोप्सी के लिए तैयार करे। ये अस्पताल का सबसे घिनौना काम था। बॉडीज पर कीचड़, खून और न जाने क्या क्या लगा रहता था और उसे साफ करना एक बड़ा चैलेंज था। उस दिन इत्तेफाक से दुश्मन फौज के एक सिपाही की बॉडी मिली थी। कम्युनिस्ट फौजियों की लाश मिलना काफ़ी रेयर होता था, क्योंकि वो लोग ईश्वर पर यकीन नहीं रखते थे, लेकिन बावजूद इसके वो लाशों का बहुत आदर करते थे और वो अपने साथियों की लाशों को उठाकर लेकर चले जाते थे। हमें अगर दुश्मन की लाश मिलती तो उसकी भी ऑटोप्सी की जाती थी और उसकी भी रिपोर्ट बनाई जाती थी। मेरे दादाजी और वो डॉक्टर वहाँ बैठकर ताश खेलने लगे। तभी कुछ देर बाद वो लड़का चीखता हुआ ऑटोप्सी रूम से बाहर आया और वो बोला, हरकत, उस लाश में हरकत हुई है। अक्सर लाशों में गैसेस की वजह से उनमें थोड़ी बहुत हरकत होती है। कभी कभी ऐसे लगता है कि मुर्दा इंसान सांसें ले रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। लेकिन उस लड़के को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसे डरता हुआ देखकर वो डॉक्टर हंसने लगा। लेकिन वो लड़का झुंझलाकर जिद करने लगा कि डॉक्टर उस लाश को देखे। डॉक्टर और मेरे दादाजी ऑटोप्सी रूम में गए, लेकिन फिर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गए। उस लाश की बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। ये कोई आम बात नहीं थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन मुर्दा बंद आंखों से आंसू टपकने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे वो लाश
अपार पीड़ा में हैं। मेरे दादाजी और डॉक्टर भी ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। फिर मेरे दादाजी ने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और 5 मिनटों बाद उसका रोना बंद हो गया। उस नौजवान लड़के पर इन सब का बहुत ज़्यादा असर पड़ा था और फिर उसने जल्द ही फौज से छुट्टी ले ली। लेकिन मेरे दादाजी जंग ख़त्म होने तक वहीं रहे और वो घायलों की मदद करते रहे। जब भी मेरे दादाजी इस बात को याद करते तो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते। मेरे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये उस समय की बात है जब मेरे पिताजी वियतनाम में थे। जैसा कि आपको पता होगा कि वियतकॉन्ग लड़ाके ज़्यादातर देहाती इलाकों और जंगलों में ही रहते थे। इसी तरह के एक ठिकाने की खबर मेरे पिताजी के स्क्वाड को भी मिली थी और उन्हें वहाँ पर रेड मारने जाना था। वो इलाका इतना घना और सुदूर था कि वहाँ हेलीकॉप्टर से जाया नहीं जा सकता था और हेलीकॉप्टर की आवाज़ से दुश्मन चौकन्ना हो सकता था। इसलिए मेरे पिताजी की टोली पैदल ही वहाँ निकल गई। कुछ मील का सफ़र करने के बाद ही चारों ओर अंधेरा छा गया था। इसलिए कमांडर ने कहा कि यहीं कैंप डालते हैं और सुबह चढ़ाई करेंगे। मेरे पिताजी और उनके साथियों ने कैंप लगाए और डिब्बा बंद खाना खाकर अपने अपने टेंट में सोने चले गए। देर रात अचानक ही मेरे पिताजी की आंख खुल गई। उन्हें ऐसे लगने लगा मानो कोई भेड़िया भौंक रहा हो। मेरे पिताजी इस इलाके से वाकिफ नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उस इलाके में भेड़िए नहीं होते हैं। मगर उस समय उन्हें ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई भेड़िया भौंक रहा हो। वो देखने के लिए बाहर निकले। कैंप फायर की आग अब बुझ चुकी थी और सभी सैनिक अपने अपने टेंट में सोए हुए थे। मेरे पिताजी ने जब इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उन्हें घनी झाड़ियों के बीच कोई खड़ा दिखाई दिया, लेकिन ये कोई भेड़िया नहीं था, बल्कि वो एक इंसान की तरह लग रहा था। मेरे पिताजी जल्दी से टेंट में गए और टॉर्च लेकर वापस आए, लेकिन अब वो शख्स वहां से जा चुका था। मेरे पिताजी उस ओर गए जहां वो शख्स खड़ा था और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वो दोबारा दिखाई दिया। वो कोई दुश्मन भी हो सकता था, इसलिए उस पर सीधे टॉर्च चमकाना सही नहीं था। इसलिए मेरे पिताजी खामोशी से उसका पीछा करने लगे। लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि वो शख्स धीमे धीमे और अननेचुरली कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा था। वो ऐसे चल रहा था मानो वो ट्रांस में हो। फिर अचानक ही वो रुक गया। मेरे पिताजी ने बहुत खून खराबा देखा था और वो मजबूत दिल रखते थे। बावजूद इसके वो इस समय बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे। वो शख्स वही खड़ा था, बिल्कुल चुपचाप, कोई हरकत नहीं, और समय धीमा हो गया था। कुछ मिनट सदियों की तरह बीत गए और आखिरकार मेरे पिताजी ने उस पर टॉर्च चमकाई और फिर उन्होंने जो देखा उससे वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि वो शख्स अमेरिकी सैनिकों के यूनिफॉर्म में था। इसका मतलब वो उनका कोई साथी था। मेरे पिताजी ने उसे आवाज़ लगाई, हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन वो सैनिक वहीं खड़ा रहा और उसने मुड़कर नहीं देखा। मेरे पिताजी ने जोर से अपनी सीटी बजाई जो अलर्ट का भी काम करती थी, लेकिन फिर भी उसने मुड़कर नहीं देखा। मेरे पिताजी थोड़े आगे बढ़े और उन्होंने उसका चेहरा देखा। वो उनका ही एक साथी था जिसका नाम जेम्स था। वो चुपचाप खड़ा शून्य में देख रहा था, जैसे वो फिजिकली तो यहाँ था लेकिन मेंटली वो कहीं और था। मेरे पिताजी ने उसे झंझोड़ा और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके उस पर कोई असर नहीं हुआ। मेरे पिताजी की सीटी की आवाज़ शायद दूसरे सैनिकों ने सुन ली थी, इसलिए 5-6 और सैनिक भी वहाँ आ गए और उन्होंने मिलकर जेम्स को उठाया और फिर 4 लोग मिलकर उसे अस्पताल ले गए। मेरे पिताजी और उनका बीड़ा आगे बढ़ गया। उसके बाद पता नहीं जेम्स के साथ क्या हुआ, लेकिन बताने वाले बताते हैं कि फिर वो पागल हो गया और उसे अमेरिका वापस लाया गया और फिर वो मरने तक अमेरिका के एक पागल खाने में ही था। पता नहीं उस रात उसे वियतनाम में वहाँ पर क्या दिखा था जिसकी वजह से उसके दिमाग में फितूर पैदा हो गया था।
वो जो कुछ भी था वो बहुत भयानक हो रहा होगा, जिसकी वजह से उस पर जिंदगी भर के लिए ये असर हुआ था। जेम्स ने कभी नहीं बताया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था, लेकिन फौजियों के बीच ऐसी अफवाहें थी कि उस पर काला जादू किया गया था। वो लोकल्स में काफ़ी घुल मिल कर रहता था और उनका कल्चर सीखने की कोशिश करता रहता। हो सकता है इसी चक्कर में वो काले जादू में भी पड़ गया हो और शायद कोई मंत्र उल्टा पड़ गया हो, जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ था। इन सब चीज़ों से दूर रहने में ही भलाई है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हुए अक्सर ही मेरी जॉब लोकेशंस बदलती रहती है। ऐसे ही एक बार मुझे एक नेवी बेस पर जाने का मौका मिला। उस बेस का नाम था नेवल बेस वेंचुरा काउंटी। सिक्योरिटी की जॉब मेरी प्राइमरी जॉब नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादातर समय ऑफ ड्यूटी ही रहा करता था। एनीवे, जिस गेट पर मैं तैनात था उसका नाम रिसेंटली बदला गया था। उसका नाम एक फौजी के नाम पर रखा गया था जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। वो एक नौजवान लड़का था जिसका नाम एरिक एल नॉट था। उसकी मौत दुश्मन के फायर किए हुए मोर्टार में आने की वजह से हो गई थी। इस फौजी के बारे में मैं इतना ही जानता था कि वो एक नौजवान लड़का था और उसके ऑनर में इस गेट का नाम बदला जा रहा था। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि वो मोबाइल कंस्ट्रक्शन बटालियन यूनिट का हिस्सा था, जिसे NMCB-4 कहते हैं। वो यूनिट जब जंग के मैदान में नहीं होता था तब वो यहीं इसी बेस पर रहा करते थे। ये एक सैटरडे नाइट की बात है। रात के करीब 3 बज रहे थे और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक कोई भी गाड़ी आती जाती हुई नहीं दिखाई दे रही थी और मुझे नींद आ रही थी। लेकिन फिर अचानक ही मैंने एक हेडलाइट्स को अपनी तरफ आते हुए देखा। उसकी तेज़ रोशनी आंखों को अंधा करने वाली थी। मैं आगे बढ़ा ताकि मैं ड्राइवर की आईडी देखकर उसके लिए गेट खोल सकूं। जब उस शख्स ने मुझे आईडी दिखाई तो उसका लास्ट नेम भी नॉट था। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा और जोक मारते हुए उसका स्वागत किया, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। मुझे नहीं पता कि यह हकीकत थी या फिर मेरे थका हुआ होने की वजह से मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा था। लेकिन मुझे लगता है उस शख्स ने काफ़ी पुरानी यूनिफॉर्म पहन रखी थी, वो यूनिफॉर्म जो आजकल नहीं चलती। मैं मुश्किल से ही कुछ बोल पा रहा था और वो लगातार मेरी ओर घूरे जा रहा था। फिर मैंने उसके लिए गेट खोली और वो अंदर जाने लगा, लेकिन जाते जाते भी वो मेरी ओर ही देख रहा था। NMCB-4 की यूनिट में मेरा एक दोस्त भी बन गया था। मैंने उससे इस घटना के बारे में बताया तो उसने मुझे बताया कि उसने कई सारे लोगों से सुना था कि उन्होंने एरिक नॉट की आत्मा को उस गेट के आसपास खांसते हुए सुना था, लेकिन उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। फिर उसने मुझे एरिक नॉट की तस्वीर दिखाई और उस तस्वीर को देखकर मेरे होश उड़ गए। ये शख्स वही था जो उस रात मुझे गेट पर मिला था। मैंने उसे बताया कि मैंने इसी आदमी को देखा था, लेकिन उसने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि मैं उसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ। सभी इस बात को भूल गए और ऐसा मेरे साथ कभी दोबारा नहीं हुआ। लेकिन अब भी मैं कभी कभी जब उस बात को सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और राज वाला चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसी तरह की यूनिक और खौफनाक कहानियाँ मिलती रहे। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।